नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। तो जो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे उसका नाम भूत बंगला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो आप चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लीजिए। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। अंधेरा सिर्फ सोने के दौरान ही अच्छा लगता, जागते हुए अंधेरा सिर्फ डराता है। और अगर आप अकेले हो तो समझो आप गए काम से। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर इस वक्त में बिल्कुल अकेला एक भूतिया बंगले में एक घने अंधेरे के बीच बैठा हूँ, ये सोचते कि आखिर में यहाँ क्यों आया हूँ। 4 दिन पहले रमेश, ये मोहनीश बहुत ही डरपोक है रे। ये तो इतना डरता है कि इसके घर अगर कुकर की सीटी भी बजे तो ये चद्दर के अंदर घुस जाता है। हा 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 हा। सुजीत की ये बात मेरे दिल में चुभती है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। जो है सो है। डरता हूं तो डरता हूं, उसका क्या कर सकता हूं भला। हम 4 दोस्त में से ये रमेश और सुजीत ही बहुत शरारती हैं। हर वक्त इनको सिर्फ मजाक ही सूझता है। मेरी इनकी दोस्ती सिर्फ पढ़ाई की वजह से है। इनको मैं पढ़ाई में मदद करता हूं इसलिए, वरना तो न मुझे ये दोनों पसंद हैं और शायद वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। मैं इनके साथ सिर्फ प्रथमेश के वजह से हूं। प्रथमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाता और वो हर बार मेरी मदद भी करता है। वो ही है जो इनको शांत करा सकता है। सो बरसों की उम्र है तेरी, अभी तुझे याद किया और तू आ गया। ले संभाल अपने ये दोस्तों को, कब से मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। परीक्षा नजदीक आ रही है, तब देखता हूं इन दोनों को। और बता प्रथमेश, तुझे इतनी देर क्यों हो गई भाई। प्रथमेश थोड़ा घबराया सा सहमा सहमा लग रहा था। मेरे काफी बार पूछने के बाद उसने मुझे एक तरफ करके धीमी आवाज में कहा, मोहनीश, मैंने भूत देख लिया है। हा 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 हा। पीछे से रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे प्रथमेश, तू भी कहा इन सब चक्कर में पड़ गया। इसके साथ रहे रहकर तू भी इसके जैसा हो गया है। प्रथमेश ने गुस्से से रमेश की कमीज पकड़ी और कहा, मैंने सच में भूत देखा है और तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो आज रात 12 बजे तू अकेले जाके दिखा उस भूत बंगले पर। अगर तुझे भूत दिखा नहीं या कुछ आभास हुआ नहीं तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, वो भी कल के कल बोल। अब बोलती बंद हुई तेरी। प्रथमेश का हाथ रमेश के कमीज से छुड़ाते हुए सुजीत ने कहा, शर्त मंजूर है। रमेश नहीं गया तो मैं जाऊंगा और तुझे भी लेके जाएंगे। हम गए कि नहीं ये तुझे कैसे पता चलेगा। हम अगर जाके भी आए या हम में से कोई एक भी जाके आया तो तू कैसे मानेगा। इसलिए चल तू भी साथ, हमारे इस लल्लू मोहनीश को भी ले ले साथ। चाहिए तो बोल, अब शर्त मंजूर है तुझे। इनकी बात सुनते मैंने तुरंत ना कहे दिया, नहीं भाई, तुम लोग को जो करना हो वो करो, मुझे बीच में मत घसीटो। वैसे भी भूत जैसी कोई चीज होती नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मन का वहम है। और ऐसी फालतू बातों में मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे परीक्षा के लिए काफी तैयारी करनी है। ये बात को 4 दिन हो चुके थे, पर मुझे नहीं मालूम रमेश और सुजीत के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। सोमवार की सुबह मेरे भूत बंगले में आने के ठीक 12 घंटे पहले प्रथमेश आज कॉलेज नहीं आया। क्या बात है, जरा देखूं, रमेश और सुजीत के साथ तो नहीं है। हाँ, ये रहे दोनों। सुजीत, प्रथमेश है क्या साथ तुम्हारे। वे दोनों ने आपस में खुसफुस करते हुए कहा, तुझे नहीं पता क्या। अरे हाँ, वो बात तो तेरे जाने के बाद हुई थी। मैंने गंभीरता से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया। सुजीत ने कहा, उस दिन हम भूत बंगले में जाने की बात कर रहे थे, याद है तुझे। मैंने कहा, हाँ याद है मुझे। तो वो बात तो उसी वक्त खत्म हो गई थी, फिर अब क्यों याद दिला रहा है। कल रात हम प्रथमेश के घर जाने वाले थे टाइम पास करने। उसके घर वाले बाहर जाने वाले थे, इसलिए 2 दिन उसके घर कोई नहीं होगा, इसलिए कल रात हम तीनों उस भूत बंगले में गए थे। सुजीत कहते हुए चुप हो गया। मैंने बोला, तुम लोग पागल हो, क्या जरूरत थी वहां जाने की। और ठीक है, गए थे तो प्रथमेश क्या डर गया है, फिर बोहत इसलिए नहीं आया। रमेश ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं भाई, गए थे हम तीनों साथ अंदर पर बाहर, हम दोनों ही आए। वहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं, पर पता नहीं प्रथमेश कहां चले गया। हम वहां से बाहर आए, हमने आवाज लगाई, पर प्रथमेश बाहर आ ही नहीं रहा था। हमें लगा वो अब हमसे मजाक कर रहा है, इसलिए हमने कहा, मजाक मत कर, हम जा रहे हैं, तू खुद से जाना अब घर।
हम ये कहकर घर चले गए आज सुबह उसके घर गए थे, पर वो घर पर नहीं था। उसके घर वालों ने कहा वो रात से आया नहीं है घर, इसलिए हम दोनों बहुत टेंशन में हैं। मुझे उन दोनों पे जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं प्रथमेश के घर चले गया। घर जाके पता चला उसके घर कोई नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने बाकी कॉमन दोस्तों से पूछा, पर किसी को कुछ खबर नहीं थी। देखते देखते शाम हो चली थी और प्रथमेश की कोई खबर नहीं थी। चलते चलते मैं उस भूत बंगले के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। मैंने रमेश और सुजीत को भी वहीं बुला लिया। 1 घंटे में दोनों आ गए वहां पर। मैंने दोनों से कहा, हम तीनों दोबारा एक बार इस बंगले में जाते हैं और फिर से कोई सुराग ढूंढते हैं। अगर कुछ ना मिले तो हमें पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। तीनों अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। मेरे पैरों पर कुछ टकराया और मैं धक्का खा के अंदर गिर पड़ा। मुझे गिरते देख ही वो दोनों भूत भूत करते हुए भाग गए। मैंने उनको रोकने की काफी कोशिश की, मगर वो रुके ही नहीं। अब मैं अकेला था वहां। मैंने सोच लिया था बिना ढूंढे मैं वहां से जाने वाला नहीं हूं, चाहे जो भी हो जाए। लगभग 7 बजे हो गए। शाम पूरी तरह ढली नहीं थी और ना ही रात पूरी तरह हुई थी। बंगला काफी बड़ा था, वैसे तो ऊपर से उसके 2 माले भी थे। मैंने आवाज देनी चालू की, प्रथमेश प्रथमेश तुम हो क्या? यहाँ अगर हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। मुझे भूतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं बस वहां ये सोच के आया था कि कहीं प्रथमेश चोट खा के कहीं गिर तो नहीं गया होगा। इतना पुराना बंगला है, कब क्या हादसा हो जाए क्या मालूम। नीचे कुछ नहीं था। मैंने ऊपर जाने के लिए सीढ़ी ली, तब धड़ाक कक कक करके दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं तुरंत भाग भाग कर दरवाजे की तरह आया तो देखा दरवाजा बंद हो चुका था। खोलने पर भी नहीं खुल रहा था। ऐसे वक्त दिल और दिमाग, मैं क्या चल रहा होगा मेरे ये बताने की जरूर नहीं, आप खुद समझ सकते हो। अंधेरा सिर्फ सोने के दौरान ही अच्छा लगता, जागते हुए अंधेरा सिर्फ डराता है। और अगर आप अकेले हो तो समझो आप गए काम से। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर इस वक्त में बिल्कुल अकेला एक भूतिया बंगले में एक घने अंधेरे के बीच बैठा हूं, ये सोचते कि आखिर मैं यहां क्यों आया हूं। एक तो रात, ऊपर से भूत बंगला, वो भी ऐसे जगह जहां कोई इंसान नहीं आता हो, कोई बाहरी आवाज नहीं आ रही है अंदर, और मेरी आवाज सुनने वाला कोई बाहर नहीं है। इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सोचते सोचते वक्त बीता जा रहा था। अब ऐसे मुझे लग रहा था क्योंकि ना ही मेरे पास कोई घड़ी थी और ना ही बंगले में इतनी रोशनी थी जिससे मुझे कुछ दिखाई दे। बहुत ही हिम्मत दिखा के मैंने किचन की तरफ जाने का सोचा। किचन में ही मुझे टॉर्च या फिर माचिस मिल सकती थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, किसी चीज को टकरा के धड़ाम से मैं नीचे गिरता गया। जमीन पे गिरते ही मैंने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। देखता हूं तो क्या मैं किसी गली में पहुंच चुका हूं। मुझे लगा ये बाहर जाने का रास्ता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे देखा तो त्योहार का माहौल था। शायद दिवाली थी, लाइटिंग लगी थी, भीड़ जमा थी। एक जूनी बिल्डिंग के पास पहुंचते मुझे जोर से एक नंबर आती है और मैं वहां वॉशरूम ढूंढने जाता हूं। वॉशरूम बहुत ही गंदा और बदबूदार था, तो मैं वहां से बाहर आ गया। वॉशरूम का रास्ता भी गली की तरह था। बाहर आते आते मुझे जमीन के थोड़े ऊपर एक सुनहरी रंग की मछली तैरते हुए दिखी। मछली को देख के मैं थोड़ा दंग रह गया। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये सोचकर मैं रास्ता बदलकर बाहर की तरफ आता हूँ। तभी बाहर की सारी आवाज बंद हो जाती है। लाइटिंग जो थी वो अब नहीं है और ना ही कोई लोग थे। अब वहां अचानक सारी भीड़ गायब हो गई। दिल जोरों का धड़कना शुरू हो गया, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ बुरा, कुछ भयानक। पूरे शरीर में थरथराहट मची हुई थी। खामोशी सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। पसीने से पूरा तरबतर हो चुका था। वहां इतना सन्नाटा था कि पसीने की बूंद गिरने की आवाज भी आ रही थी। अचानक माहौल बदला। जहां ना शोर था, वहां अब जोरों की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी, पत्ते गिरने लगे। मट्टी आंख में जाने से कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था। जैसे तैसे गली से बाहर निकला मैं। वहां से निकल के आगे बढ़ा तो वहां एक और गली थी, जहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बाल और आंखें सफेद थी। अजीब घिनौनी मुस्कुराहट से मुझे एक टक देखे जा रही थी। हम दोनों करीब 20 फीट की दूरी में खड़े थे। मुझे देखते देखते उसने हंसना चालू किया। हे 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 हे, आओ मेरे पास आओ। एक पल के लिए
उसकी आवाज सुनकर शरीर कपकपाने लगा। डर का एहसास क्या होता है मुझे तब अच्छे से समझ में आ गया। मैंने होश संभाला, मन में सोचा यह हकीकत नहीं है, और मैंने देखा वो बुधिया मेरी तरफ देख रही थी। तब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे गुस्सा आया और भूत भूत बोल के मैं उसकी तरफ तेज भागा। मुझे लगा शायद वो गायब हो जाएगी, पर वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ जो तेजी से भागी कि मेरी पूरी फट गई। पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे पार होके दूसरी तरफ चले गया। डर के मारे अब हालत खराब हुई थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। हनुमान चालीसा मुझे आती है, वो बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा मुंह खुल नहीं रहा था। मां कसम ऐसी हालत हुई थी कि क्या बताऊं, मम करे जा रहा था बस। मैं पलटा, उतने में वो बूढ़ी मेरी ओर भाग के मेरे ऊपर खुद गई और मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया और देखा तो मैं सही सलामत था। वो एक सपना था। किसी चीज से टकरा के मैं गिर गया था और शायद बेहोशी में मैंने वो सपना देख लिया। वहां से उठकर जैसे तैसे मैंने किचन ढूंढ लिया। काफी मशक्कत के बाद मुझे माचिस का बॉक्स मिल गया। अब माचिस के बॉक्स में सिर्फ 3 तिलियां थी। मुझे बहुत ही सोच समझकर उसे इस्तेमाल करना था। किचन से वापस मैं हॉल में आ गया। वहां मुझे एक पुराना कपड़ा मिला। लकड़ी कहां ढूंढता फिरता, इसलिए वहां पास रखी कुर्सी मैंने तोड़ दी। कुर्सी का पाया अलग करके उस पर कपड़ा बांधा और आग जलाई। आग जलते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। आग की रोशनी में तो वो बंगला और भी भयानक लग रहा था। मोइश मोइश, सटासट थप्पड़ लगते मुझे होश आ गया। थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रथमेश ही था। उसे जिंदा देख मेरा खुशी का ठिकाना न रहा। प्रथमेश वैसे तो ठीक हालत में था, पर काफी डरा हुआ था। डरा हुआ तो वैसे मैं भी था ही, क्योंकि वहां क्या चल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच क्या है और झूठ क्या, उसका अंतर करना मुश्किल हो रहा था। बस इतना तय था कि हम बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, पर दुश्मन कौन है यह नहीं पता था। पता लगाने मैंने प्रथमेश से पूछा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था, वो यहाँ कैसे आया, कौन लाया उसे यहाँ। सवाल बहुत थे, पर प्रथमेश की हालत इतनी खराब थी कि वो सही से बता भी नहीं पा रहा था। मैंने प्रथमेश को जैसे तैसे शांत कराया और अब वो थोड़ा शांत हो चुका था। उसे अब होश आ रहा था। मुझे थप्पड़ मार के जगाने के बाद अब उसने सही से मेरा नाम लिया। उसने मुझसे कहा। दरवाजे के अंदर आते ही अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और कमरे में इतना गहरा अंधेरा था कि पूछ मत। अंधेरे में मैं यहां से वहां घूमे जा रहा था रोशनी की तलाश में, और अचानक मैं ऊपर से नीचे गिर गया। यहां मैंने ऐसी ऐसी चीजें होती हुई देखी है कि क्या बताऊं। कभी कहीं साए घूम रहे दिखते, कभी कहीं से डरावनी आवाज आती है, कहीं लाशें हैं तो कहीं खून। यहां मैं अकेले नहीं फंसा था, मेरे साथ और लोग थे। एक साया आता है और एक एक कर उठा के लेके जाता है। उसके आने से पहले एक घिनौनी आवाज आती है, जैसे कोई राक्षस या हैवान काफी भूखा हो। उसकी आवाज कानों में जहर घोल देती है। उसकी आवाज सुनकर यहाँ अफरा तफरी मच जाती थी। अब बस मैं अकेले यहाँ बच गया हूँ। प्रथमेश, तूने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? प्रथमेश के बोलने से पहले ही वो आवाज आ गई। डर के मारे प्रथमेश बड़बड़ाने लगा। मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मुझे मरना नहीं है। अचानक आवाज थम गई। मैंने आगे बढ़ रहा था तब प्रथमेश ने मुझे रोक दिया। आगे मत जा भाई, मैंने उसे कहा। शांत हो जा, मुझे देखने दे, कुछ नहीं होगा, भरोसा रख। ये कहते ही जैसे मैं आगे बढ़ा तो किसी चीज को टकराकर मैं वहां गिर पड़ा। जिस चीज को टकराकर मैं गिरा था उसे हाथ लगाकर महसूस किया तो वो एक इंसानी सर जैसा लगता। अंधेरा काफी था और मुझे पता नहीं था कि वो असल में सर ही था या कुछ और। किस्मत से प्रथमेश के पास माचिस का बॉक्स था। माचिस जलाकर हमने देखा तो हमारे होश उड़ गए। वो सच में इंसानी सर था, और वो भी हमारे दोस्त रमेश का। रमेश का सर देख हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उल्टी कर दी और प्रथमेश एक जगह शांत से बैठ गया। वो पागल की तरह बड़बड़ाने लग गया। फिर से कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। मैंने अपना होश संभाला और प्रथमेश से कहा, चल अब बस हुआ, मरना ही है तो हाथ पैर मार कर मरेंगे। रोशनी करने के लिए मैंने वहां लकड़ी ढूंढी पर मिली नहीं। मजबूरन मुझे वहां मरे हुए लाशों के कपड़े लेकर एक जगह रख दिए
और फिर आग प्रज्वलित की। जिस तहखाने में हम बंद थे वहां हवा थी, इससे मुझे ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं बाहर निकलने की जगह होगी ही, वरना आग प्रज्वलित नहीं हो पाती। आग बस हमारी तरफ ही थी। मुझे देखना था कि हम जहां हैं वो जगह कितनी विशाल है। मुझे एक युक्ति सूझी। मैंने लाशों से जूते, चप्पल इत्यादि निकले और उन्हें जला जलाकर आगे की तरफ फेंकता रहा। वो काफी बड़ा तहखाना था। जूते चप्पल खत्म हो चुके थे, पर अब तक आगे का रास्ता पता नहीं चल रहा था। मैंने फैसला किया आगे बढ़ने का। अब मैं पिछले जूते चप्पलों को आगे फेंकता गया और आगे बढ़ता गया। प्रथमेश मेरे पीछे पीछे ही था। अब वो भी थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। उसकी भी उम्मीद अब बढ़ गई थी। सच में एकता में बहुत ताकत होती है। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे कुछ चित्र दिखाई दिए दीवारों पर, जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदारो में मिले थे, कुछ वैसे। चित्र में बड़े अजीब से क्रिएचर ड्रॉ किए हुए थे, जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, ना ही सुना था। कोई आ रहा था। हम जिस जगह थे वहां 2 रास्ते ऊपर की तरफ जा रहे थे। हम दोनों रास्ते के किनारे छिप गए, जैसे साया दरवाजा खोल हमारी तरफ आया। वो चिल्लाने लगा और किसी चीज से डर गया। ज्यादा समय नहीं लगा समझने की वो चीज क्या थी। अंधेरे में रहने वाले रोशनी से डरते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने आधी जली हुई चप्पल उस साए पर फेंकी। आग ने अपना काम तुरंत कर दिया। बस छोटी सी आग से वो साया जलने लगा। प्रथमेश ने हाथ पकड़ा और मुझे वहां से चलने कहा और खींचकर लेके गया अपने साथ आगे। मैंने कहा रुक, मुझे देखने दे, आखिर वो चीज क्या है। सीढ़ियों से ऊपर आकर हम वही स्टोर रूम में पहुंच गए जहां मैं बेहोश हुआ था। स्टोर रूम से बाहर आकर हम बस नीचे जाने वाले थे, तब ऐसा लगा कोई सामने से आ रहा हो। मैं प्रथमेश के साथ दूसरे कमरे में चले गया और दरवाजा बंद कर दिया। मुड़ कर देखा तो वहां सुजीत एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। उसके कान से खून टपक रहा था और बाकी के शरीर से भी उसका एक पैर गायब था। उसके गायब पैर को देखकर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सर ना में हिलाकर कुछ कह रहा था। तब उसके पीछे थे साया उभर कर बाहर आया। उसके मुंह में सुजीत की टांग थी। आह आह खैर कर वो हम पर लपका। मैंने तुरंत माचिस निकालकर जलती हुई तीली उस पर फेंकी और वो तुरंत जलने लग गया, जैसे तहखाने में वो साया जल रहा था। प्रथमेश ने उस साये को एक जोरदार लात धर दी। वो एक कोने में जाकर गिर गया। हमने समय ना गवाकर सुजीत को छुड़ाया। सुजीत को छुड़ाते हुए मेरी दिमाग की बत्ती जली। 1 मिनट, ये भूत तो नहीं हो सकते। भूत भला आग से क्यों डरेंगे और वो ऐसे सुजीत को क्यों बांध कर रखेंगे। मैं उस साये के पास गया। ध्यान से देखा तो वो एक इंसान ही था, पर अजीब बात ये थी कि उसके शरीर पर जानवर की तरह बाल थे। हाथ इंसानी थे मगर नाखून धारदार थे। चेहरे के बाल हटाकर देखा तो इंसान ही लग रहा था। मैंने उन दोनों से कहा, हो ना हो ये कोई हाइब्रिड इंसान है, नॉर्मल इंसानों से भिन्न। यहां कोई भूत नहीं है। माहौल को सही करने के लिए मैंने सुजीत से कहा, सुजीत तू शर्त जीत गया। अब प्रथमेश को तुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, ये कहते मैं उस हाइब्रिड इंसान की तरफ मुड़ा तो उसने अपनी आंखें खोल दी थी। डर का माहौल फिर से बन गया। 5 आह आह कपा देने वाली आवाज के साथ उस साये ने मुझे देखा और मेरा गला जोर से पकड़ लिया। उसमें इतनी ताकत थी कि एक हाथ से उसने मेरा गला पकड़ा हुआ था और वो खुद भी उठ खड़ा हुआ बिना किसी सहारे के। उसकी पकड़ कसते जा रही थी और मेरा दम घुटता जा रहा था। मेरे मुंह से ना आह निकले ना कुछ मदद मांगू तो भी कैसे। धड़ाम से उसके सर पर प्रथमेश ने कुर्सी दे मारी। उसकी पकड़ ढीली हुई तो मैंने उसके छाती पर लात मारकर उसे पीछे धकेल दिया। उसकी पकड़ से मैं आजाद हो गया। वो साया या हाइब्रिड जो भी था, हमसे ना ज्यादा ऊंचा था ना ही हमसे कद में कम था। अब क्या था, हमें पता चल गया था कि ये भूत नहीं है। तो मैं, प्रथमेश और सुजीत हम तीनों टूट पड़े उस पर। कुर्सी के टूट जाने से उसके भाग अलग थलग हो गए थे। हमने बस कुर्सी के पैरों से पिटना चालू ही किया था कि पासा उल्टा पड़ गया। वो अकेले ने हम तीनों को धक्केल दिया और उठ खड़ा हो गया। उसका जंगली बर्ताव साफ साफ दिख रहा था। हम तीन एक तरफ थे और वो एक तरफ। उसने जोर से चीखा। उसकी चिंगाड़ से
दरवाजे के बाहर से भी आवाज आने लग गई। अब हम तीनों को डर लगने लग गया था। ये एक अकेला इतना ताकतवर है, तो इस जैसे और आ गए तो हम गए काम से। हम कभी निकल नहीं पाएंगे यहां से। ये सब सोचते ही दरवाजा ठोकने लगा। कोई जोर जोर से हमारा ध्यान भटका और उस साए ने हम पर हमला कर दिया। प्रथमेश को उसने एक दीवार पर फेंक दिया। वो वहीं बेहोश हो गया और मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरे छाती पर पैर रख दिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ सुजीत लग गया। एक हाथ से उसने सुजीत की खोपड़ी पकड़ी, एक हाथ से उसकी कमीज, फिर उसने सुजीत की गर्दन पर काट लिया। सुजीत ने जोर से चीखा और देखते देखते दम तोड़ दिया। अब वो मेरी तरफ झुके जा रहा था। वो जैसे मुझे छूने वाला था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके सीने का बाल नोच डाला। दर्द से वो चिल्लाया। मैं वहां से रोल होकर हट गया कि तब मेरे हाथों एक बड़ी कील लग गई। मैंने बिना समय गवाए वो कील उसके भेजे के अंदर डाल दी। उसका खेल वहीं खत्म हो गया। जल्दी से उठकर मैंने प्रथमेश को थप्पड़ मार के उठाया और उसी पल दरवाजा टूट कर गिरा और वहीं दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी। पर इस बार साया एक नहीं था। मैंने जेब में हाथ डाला और माचिस निकाली। माचिस जलाकर मैंने मरे हुए साए पर फेंकी। वो जलने लगा। पर इस बार वहां खड़े साए बिना डरे वही डटे रहे। वो वक्त रूह पिघला देने वाला था। प्रथमेश और मैं पीछे हटने लगे और वो साए हमारी तरफ आने लगे। वो हमारे पास आते इससे पहले ही फ्लोर टूट गया और हम नीचे गिर गए। घूम फिरकर हम वहीं तहखाने में आ फंसे थे। ऊपर वापस जाकर कोई फायदा नहीं, हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा, ये कहे कर मैं प्रथमेश के साथ आगे बढ़ा। आग अभी थोड़ी बहुत जल रही थी। वहां से एक जूता उठाया जलता हुआ और प्रथमेश के पास जो लकड़ी थी उसमें लगा दी। अब मशाल थी हमारे पास। हमने हवा के दिशा की तरफ जाने का तय किया। करीब 20 मिनट चल के हमें रोशनी दिखाई दी। रोशनी को देखते हमारा उत्साह बढ़ गया। हम रोशनी से बाहर आ गए थे और जंगल में पहुंच गए थे। जंगल काफी घना था। होता भी क्यों नहीं, नवरंग वन अभी तक अनछुआ है। भूत बंगले के साथ साथ ये जंगल भी काफी बदनाम था। कोई भी शख्स यहाँ आता वो वापस घर नहीं जाता। प्रथमेश से मैंने कहा, देख भाई, भूत बंगले से हम यहाँ आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि हम आजाद हो गए हैं। हम यहाँ हैं, इसका मतलब उनका भी यही से आना जाना होता होगा। तो हमें सतर्क रहना होगा। सबसे पहले हमारी सुरक्षा के लिए हम कुछ नुकीले पत्थर इत्यादि ढूंढकर अपने पास रख देते हैं। मैंने माचिस निकाली तो उसमें अब 5 लकड़ियां बची थीं, जिससे अब सही वक्त पर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पास ही में पानी की आवाज आ रही थी। हमने जल्दी से पानी पी लिया। भूख भी लगी थी तो कुछ ना मिला तो पत्तियां खाने लग गए। मेरे पास एक कील थी और प्रथमेश को एक नुकीला पत्थर मिल गया था। इससे काम नहीं चलेगा, हमें डंडा चाहिए होगा। पास ही में एक मजबूत डाल थी। उसे तोड़कर मैंने उसमें कील फंसा दी। मेरा देखकर प्रथमेश ने भी नुकीला पत्थर एक बड़ी डाली देखकर उसमें लगा दी। पानी के रास्ते हम आगे बढ़े। हमें कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने प्रथमेश को इशारा किया शांत होने का। हम दबे पांव नीचे बैठ गए। प्रथमेश मेरे से पीछे था। थोड़ा मैंने उससे कहा, तू रुक, मैं आगे देखकर आता हूं, तू यहां से हिलना मत। धीरे धीरे आगे गया तो मैंने एक कबीला देखा जिसमें बालों से भरे काफी लोग देखे। वो वही हाइब्रिड इंसान थे। हमारे पुराणों में अर्ध मानव अर्थ जानवर वाले लोगों का काफी जिक्र है, जैसे कि जलपरी, इच्छाधारी नाग, नागिन इत्यादि। हो सकता है ये भी कुछ वैसे ही हो, क्योंकि ये जंगल अब तक अनछुआ है। अभी तक कोई बड़ी टुकड़ी या वन कर्मचारी आते नहीं। किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं। ये सब चीजें सोच रहा था तब प्रथमेश की आवाज आ गई। 2 हाइब्रिड इंसानों ने प्रथमेश को पकड़ लिया था। उन्होंने उसे मारा नहीं। शायद वो जानते थे कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। वो लोग पकड़कर फिर से वही सुरंग में ले गए जहां से हम बाहर आए थे। अब मेरा पारा चढ़ गया था। मैंने फैसला कर दिया कि अब वो नहीं या मैं नहीं। मैं धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगा। मुझे पता था अगर मैंने वहीं पर उन पर वार कर दिया तो कबीले वाले भी मुझ पर टूट पड़ेंगे और फिर बचना नामुमकिन होगा। वो जैसे सुरंग में पहुंचे, मैंने पीछे से उन पर जलती माचिस की तीली फेंक दी। एक तुरंत जलने लगा। मैंने कील वाली लकड़ी इसके गले में दे मारी। वो वहीं ढेर हो गया। गुस्से में दूसरे वाले ने मुझ पर झपटा मारना चाहा।
पर प्रथमेश ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और वो नीचे गिर गया। मैंने उसके सर पर कील डाल दी। प्रथमेश उसके पीठ पर पत्थर से वार किया और करता गया। वो मर चुका था, अब बस पत्थर से शरीर को लगने की आवाज आ रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ये लोग भले खतरनाक होंगे, पर इनकी रफ्तार धीमी है। आज तक भूत बंगले में सिर्फ बूढ़े या नशे में धूत लोग ही मरे हैं। जब सर पर मौत मंडराती है तो हम अपने आप बलवान हो जाते हैं। इनको बल से नहीं, बुद्धि से मारा जा सकता है। इनकी कमजोरी हमें पता थी। अब ना मुझे डर था न प्रथमेश को। इस किस्से को खत्म करने के लिए हम कबीले के साथ साथ उस बंगले वाले हाइब्रिड इंसानों को भी मारना था। अभी भी माचिस की 4 तीली थी। मैंने प्रथमेश से कहा, कबीला ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 घर होंगे। हम सूखे पत्ते और लकड़ियां इनके चारों तरफ रख देते हैं और आग लगा देते हैं, सब एक साथ मर जाएंगे। प्रथमेश को मेरी युक्ति सही लगी और ज्यादा देर ना करते हुए हम लग गए काम पर। बहुत ही संभाल कर हम वो काम कर रहे थे। काम होते ही मैंने एक तीली जलाई, पर हवा से वो भूज गई। तीली कम थी तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी। मैंने थोड़ी जमीन खोदी और उस खड़े के ऊपर एक बड़ा सुख पता रख दिया। मैंने खड्डे के अंदर दोनों हाथ डालकर माचिस की तीली जलाई। अब बिना किसी कठिनाई के तीली जल गई। बड़े सूखे पत्ते को आग लग गई और धीरे धीरे एक एक कर चारों तरफ से आग लग गई थी, जैसा हमने सोचा था। सूखी बड़ी डालियां मैंने उनके घर पर फेंकी। घर जलते ही अंदर के सारे लोग बाहर आ गए। उजाले में वो हूबहू गोरिल्ला के जैसे लग रहे थे। उनको आग में छोड़ अब हम भूत बंगले की तरफ बढ़ रहे थे। मौत से जीतने के लिए हम मौत की तरफ जा रहे थे। अब सब तैयार थे। दरिंदे को मारने के लिए सारी प्लानिंग हो चुकी थी। तीनों उस गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वो गुप्त रास्ता उन्हें बंगले तक ला पहुंचा। यश ने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, पर वो दरिंदा नहीं दिखा। यश ने मोहनीश से कहा, आप दोनों मशाल के सहारे किचन की तरफ देखो, मैं ऊपर जाकर देखता हूं। यश के ऊपर जाते ही मोहनीश और प्रथमेश किचन की तरफ बढ़े, पर वहां कुछ नहीं था। यश की आवाज सुनते ही वो दौड़कर ऊपर की ओर भागे। सीढ़ियों पर मोहनीश को यश की पिस्तौल गिरी हुई मिली। पिस्टल का यश के पास ना होना सोचकर वो फौरन ऊपर जाके पहुंचे तो उनके सामने यश और हाइब्रिड इंसान के बीच जंग चल रही थी। वे दोनों ने छुपके से मौका देखते हुए उस दरिंदे पर मशाल दे मारी, पर यह दरिंदा बाकियों से तेज निकला। उसने मशाल को पकड़ लिया और एक फूंक से मशाल बुझा दी। अब बस एक टॉर्च की लाइट थी जिसके सहारे वो देख पा रहे थे, पर उस दरिंदे ने उस टॉर्च को भी तोड़ दिया था। अब बस जिंदगी और मौत का खेल था। किसी का जीत ना किसी का हार ना तय था। यश ने मोहनीश और प्रथमेश को आवाज लगाई, तुम लोग ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं आई ना? मोहनीश ने कहा, हम ठीक है, आप तो ठीक हो ना? और ये दरिंदा कहां चले गया? उसकी आवाज नहीं आ रही है। एकाएक प्रथमेश पर वार होता है। आह आह! प्रथमेश ने अपने नुकीले पत्थर निकले और दरिंदे को मारने की कोशिश की, पर दरिंदे ने उसके हाथों से पत्थर गिरा दिए थे। यश ने बस अंदाजा लगाया और आगे बढ़कर कूद पड़ा। जाने अनजाने यश दरिंदे के पीछे ही कूद पड़ा। यश ने दरिंदे के पीठ और हाथों के बीच से खुद का हाथ निकालकर दरिंदे की गर्दन दबोच डाली और कस के जोर लगाया। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से यश की ताकत भी कम नहीं थी। वो बस कुछ ही इंच कद से छोटा था दरिंदे से। दरिंदे का ध्यान यश पर जाते ही उसने प्रथमेश को छोड़ दिया। प्रथमेश की हालत काफी खराब थी। दरिंदे ने अपने नाखून प्रथमेश पैर पर घुसा दिए थे, जिस वजह से प्रथमेश लंगड़ा रहा था। लंगड़ाते लंगड़ाते प्रथमेश पीछे हट गया। यश ने दोनों से कहा, तुम लोग अब दूर हो जाओ, इसे मैं देखता हूं। काफी मशक्कत के बाद दरिंदे ने यश का हाथ कंधों से छुड़ा लिया और घूमकर यश का सामना किया। दोनों के बीच 2-2 हाथ हो रहा था और यहाँ मोहनीश और प्रथमेश समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। यश ने जोरदार मुक्का दरिंदे के मुंह पर जड़ दिया। बदले में दरिंदे ने भी पलटवार किया। करीब आधा घंटा दोनों में इसी तरह लड़ाई हुई। उसके बाद यश थकने लग गया। दरिंदा भी लगभग थक गया था। यश ने जेब से रुमाल निकाला और दरिंदे पर दे मारा। रुमाल जाकर दरिंदे के विपरीत दिशा में जा पड़ा। यश ने पिस्टल निकलने की कोशिश की, पर पिस्टल उसके पास थी नहीं।
यश पिस्टल ढूंढता रह गया और दरिंदे ने यश को पकड़कर दीवार में दे मारा। उसने इतने जोर से दीवार पर पटका यश को कि दीवार टूटकर यश बाहर जा पड़ा। दीवार टूटते ही बंगले में रोशनी आ गई। मोहनीश के हाथ पिस्टल थी ही, रोशनी के आते ही उसके पैरों के पास वो रूमाल पड़ा था। रोशनी आते वो समझा गया कि दीवार क्यों टूटी। अब रोशनी में सब साफ साफ दिख रहा था। देर ना करते मोहनीश ने वो रूमाल उठाया और दरिंदे के पास फेंक दिया। दरिंदे ने वो रूमाल झट से पकड़ लिया। ना मोहनीश को पिस्टल चलाना आता था, ना ही उसका निशाना इतना अच्छा था। मोहनीश ने पिस्टल दरिंदे की तरफ फेंकी। पिस्टल उड़ते हुए दरिंदे के चेहरे के बाजू से होती हुई पीछे गिर गई। दरिंदे को लग रहा था कि वो उसे पिस्टल फेंक के मार रहा था और वो बच गया। ये सोचते ही वो आगे बढ़ा। मोहनीश की ओर पीछे से आवाज आई, बच्चों भागो। मोहनीश और प्रथमेश अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े और दरिंदे का ध्यान पीछे गया। पीछे यश पिस्टल लेके खड़ा था। बिना देरी के उसने रूमाल पर गोली चलाई और जोरदार विस्फोट हुआ। वहां विस्फोट से यश, जो दीवार के आगे वाली छत पर गिरा था, वो वहां से सीधे बाहर नीचे की तरह गिर पड़ा और दोनों बच्चे भी दरवाजे से बाहर गिर पड़े। मोहनीश और प्रथमेश दोनों बंगले से बाहर आए और यश के पास चले गए। यश भी धमाके से घायल हो चुका था। थोड़ी देर में ही वहां बाकी पुलिस ऑफिसर और प्रथमेश के माँ बाप आ गए और उनको हॉस्पिटल लेके गए। रात का इंतजार करते मोहनीश और प्रथमेश अपने आप को छिपाए हुए थे। जैसे ही रात हुई वो दोनों गुफा की तरफ चल पड़े। उन्होंने मशाल जला ली और साथ ही कुछ तेज नुकीले पत्थर साथ ले लिए थे। कुछ दूर जाते ही उन्हें पिस्टल चलने की आवाज आई। वे भागे भागे आगे गए तो उन्हें वो दरिंदे मिल गए। उनका ध्यान वो दोनों पर नहीं था, वो उनके विपरीत दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मोहनीश ने आग से भरी मशाल उनमें से एक पर फेंकी। एक दरिंदा वहीं जलने लग गया। यहाँ यश वो हाइब्रिड इंसानों को देखकर दंग हो गया था। होगा भी क्यों नहीं, उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। काले घने बालों से ढका हुआ शरीर और रूह पिघला देने वाली आंखें कमजोर दिलवाला देखे तो वही होश खो बैठे। घने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में वे और भी भयंकर दिख रहे थे। यश ने फौरन अपनी पिस्टल निकाली और लगाया निशान। यश की 6 गोली उन पर चल चुकी थी, पर उन्हें कुछ फर्क ही नहीं हुआ। पास आते हुए देख यश डर गया था। डरते डरते वो अपने कदम पीछे ले रहा था। आज यश को अपनी मौत आंखों के सामने दिखाई दे रही थी कि तभी उनमें से एक दरिंदा जलने लग गया। यश ने होश संभाला और उसकी नजर जलते हुए मशाल पर पड़ी। यश को आभास हुआ कि वो वहां अकेला नहीं है। यश ने प्रथमेश का नाम पुकारा। वहां प्रथमेश ने अपना नाम सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रथमेश ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। आग के करीब जब यश आया तब प्रथमेश को यश की यूनिफॉर्म दिखाई दी। इनके बातों के बीच वो दरिंदा एकाएक वहां से गायब हो गया। यश, प्रथमेश और मोहनीश पास आके उस दरिंदे को ढूंढने लगे। यश ने कहा, जरूर यहाँ कोई गुप्त रास्ता होगा, उसी से वो दरिंदा वहां से भागा होगा। ढूंढते ढूंढते यश ने पूछा, तुम में से प्रथमेश कौन है? प्रथमेश ने खुद पर उंगली करके कहा, मैं हूं। तो तुम कौन हो? के सवाल ने मोहनीश ने अपने बारे में बताया। उसके बाद सारी बातें विस्तार से बताई। यश, अच्छा तो ये बात है, अपने दोस्त के मदद के लिए तुम यहाँ आए, ये अच्छी बात है, मगर ऐसी शर्त लगानी नहीं चाहिए थी आप लोगों को। आपके शर्त के वजह से आपके दोस्त की जान चले गई। कहते कहते यश के हाथ से वहां के दीवार का पत्थर खसक गया और उन्हें वहां से जाने का गुप्त रास्ता मिल गया। यश ने दोनों से कहा, आप दोनों यहां से चले जाइए, इस दरिंदे को मैं देखता हूं। वो दोनों ने कहा, नहीं सर, ये हाइब्रिड इंसानों ने हमारे दोस्त की जान ली है और हम ये लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। काफी समझाने के बाद ना मानने पर यश ने साथ में चलने की हामी भर दी। वो दोनों ने यश से कहा, ये दरिंदे सिर्फ आग से मरते हैं, बाकी कोई भी चीज उन्हें हानि नहीं पहुंचाती। यश, अब इन दरिंदों की होगी अंत की शुरुआत। यश ने एक गोली पिस्टल में डाली और बाकी की गोली पत्थर से तोड़ दिया और रूमाल में भर दिया और गांठ बांधकर रूमाल का एक हिस्सा थोड़ा लंबा आगे तक छोड़ दिया। मोहनीश के पूछने पर यश ने कहा, ये एक तरह का बॉम्ब बन गया है, इसे जलाकर हम उस दरिंदे पर फेंक देंगे ताकि वो मर जाए।
पिस्टल की गोली के बारे में बताते हुए कहा कि अगर हम उसके ऊपर मशाल ना फेंक सके तो इस रुमाल को उस दरिंदे पर फेंककर गोली चला दे तो भी विस्फोट से आग लग जाएगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।